वेलकम टू सिविल्स फोड़ो। हम बीपीएससी पीवाईक्यू देख रहे हैं 67th का पॉलिटी एंड गवर्नेंस। पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्वेश्चन देखेंगे आज। अराउंड 10 टू 14 क्वेश्चंस होते हैं और वो सारे क्वेश्चंस हम यहाँ पे पीवाईक्यू में देखने वाले हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, इसको इस वीडियो को देखने से पहले, पूरा देखने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आखिर इसका इंपॉर्टेंस क्या है। इसका इंपॉर्टेंस समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि पीवाईक्यूज जो है वो आपको एक आइडिया देते हैं कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन टॉपिक से, एक पर्टिकुलर चैप्टर से किन टॉपिक्स को पिक किया जाता है, एग्जामिनर का फोकस कहाँ पे है। राइट। प्लस हर साल का जब आप ट्रेंड देखते हैं तो आपको ये भी समझ में आएगा कि कहाँ तक जो एग्जामिनर है वो क्वेश्चन को लेके जा सकते हैं। सो ऑल दिस थिंग्स यू विल गेट टू नो ओनली थ्रू पीवाईक्यूज। हाफ ऑफ द प्रिपरेशन, अगर आपने प्रिपरेशन स्टार्ट किया है तो जितना भी आपने पढ़ा है उसमें से दैट इटसेल्फ, द सिलेबस आपने जितना कवर किया है, अगर आपने 100% सिलेबस कवर किया तो भी वो मिला के आपका प्रिपरेशन का 50% ही है। 50% विल कम फ्रॉम ओनली थ्रू योर पीवाईक्यूज। ठीक है। पीवाईक्यूज जब आप समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वेयर यू नीड टू पुट योर एनर्जी। ठीक है, आपको कहाँ पे फोकस करना है, कौन से चैप्टर्स को सबसे ज़्यादा रिवाइज करना है मल्टीपल टाइम्स, कौन से चैप्टर है जिसको कम रिवाइज किया जा सकता है, और कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते हैं हर साल, बिकॉज देयर आर मल्टीपल क्वेश्चंस जो हर साल रिपीट होते हैं। अभी हम देखेंगे, अगर आप इस वीडियो को जो सीरीज है उसको फॉलो कर रहे हैं, यू विल अंडरस्टैंड कि कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। राइट। सो ये सारा आइडिया आपको मिलेगा ओनली थ्रू पीवाईक्यूज, एंड इट इज गुड दैट यू आर एट द राइट प्लेस। सिविल्स फोड़ो आपके लिए ये लेके आया है पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें सारे पीवाईक्यूज हम करवा रहे हैं। अगर आप यूपीएससी का के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमारा यूपीएससी वाला चैनल भी देख सकते हैं, वहाँ पे भी पीवाईक्यू सीरीज। आई एम ओनली द वन इज डूइंग ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, तो वहाँ पे आप देख सकते हैं यूपीएससी का भी चैप्टर वाइज किया हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। यहाँ पे इतने सारे क्वेश्चन नहीं होते इसलिए ईयर वाइज किया हुआ है। सो अभी 67th का हम देख रहे हैं, फिर 66th होगा एंड देन विल चेंज द चैप्टर। ओके, सो विल स्टार्ट विद दिस। एंड पॉलिटी एंड गवर्नेंस है आज हमारे पास, एंड दिस इज 67th पीवाईक्यू। राइट। इसका सेट ए लिया गया है, अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें तो यू कैन डू इट। ठीक है, लेट मी चेंज इट ग्रीन। ओके, सो ये सेट ए है। अगर आप क्रॉस चेक करना चाहें क्वेश्चंस, ऑल द क्वेश्चंस आर फ्रॉम द ऑफिशियल पेपर ओनली। ठीक है, 67 का पेपर है ये, एंड दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन देखते हैं, एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 101 पेपर में। और वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। 11th शेड्यूल। ठीक है, अब यहां से आपको ये समझ में आएगा कि पंचायती राज से एवरी सिंगल ईयर यू विल हैव क्वेश्चंस। ठीक है, पंचायती राज से हर साल पूछे जाएंगे क्वेश्चंस, क्योंकि पंचायती राज का बहुत इंपॉर्टेंस है हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में, हमारे गवर्नेंस में, इसलिए इससे हर साल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राइट। सो पंचायती राज, अब इसके अंदर यू आपको आपको पता है कि पंचायती राज के अंदर देर आर 29 सब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसके ऊपर जो गवर्नेंस का रोल दिया जाता है पंचायत को। राइट। अब वो सारे क्या है, आप या तो 29 सब्जेक्ट्स आप याद कर सकते हैं इफ यू कैन। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए यू कैन यूज योर लिटिल बिट ऑफ कॉमन सेंस ऑल्सो। बिफोर दैट हम इसको कॉमन सेंस से करके देखते हैं, देन विल गो टू द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स। पहला ऑप्शन है लाइब्रेरीज। ठीक है, यू हैव नो आइडिया लाइब्रेरीज है कि नहीं उस लिस्ट में। फ्यूल एंड फॉडर, ये तो होना ही चाहिए, फ्यूल एंड फॉडर पंचायत अपना मैनेज करेगा। रूरल स्पोर्ट्स। ठीक है। टेक्निकल ट्रेनिंग, नाउ टेक्निकल ट्रेनिंग ऐसी चीज है जो लोकल लेवल पे नहीं की जाती, उसको कंट्री के लेवल पे, नेशनल लेवल पे कराई जाएगी, ताकि हर किसी को सिमिलर टेक्निकल ट्रेनिंग दी जाए। तो वो उसका जो रोल है वो पंचायत को नहीं दिया जाना चाहिए। ठीक है, सो डी शुड बी द राइट आंसर। ठीक है, पर उसके पहले हम जरा ये देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है। दीज आर द टॉपिक्स, दीज आर सब्जेक्ट्स मेंशन्ड इन द पंचायत आई मीन 11th शेड्यूल, जो 29 सब्जेक्ट्स है। ठीक है, इसका लिस्ट है, ये आप देख सकते हैं, जिसमें एग्रीकल्चर, लैंड इंप्रूवमेंट एंड सॉइल कंजर्वेशन, माइनर इरिगेशन, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज, सोशल फॉरेस्ट्री, रूरल हाउसिंग, ड्रिंकिंग वाटर, रोड्स एंड ब्रिजेस, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन, हेल्थ एंड सैनिटेशन, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि पीडीएस, एंड मेंटेनेंस ऑफ कम्युनिटी एसेट्स। ठीक है, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको दिखेंगे उस 11 शेड्यूल के अंदर। सो आप इसको याद भी कर सकते हैं इफ यू कैन। अदरवाइज ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए एक बार अपना कॉमन सेंस लगा के देखिए कि टेक्निकल ट्रेनिंग इज द थिंग दैट कैन नॉट बी गिवन टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, सो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। राइट, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, ये सारे पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं,
और आपको ये सारे डिटेल्स भी मिल जाएंगे, इसका सोल्यूशन भी मिल जाएगा, साथ में इसके अटैच्ड नोट्स भी मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम प्रिपरेशन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, हाउ मेनी नंबर डिमांड्स फॉर ग्रांट्स आर पुट बिफोर द पार्लियामेंट एज ए पार्ट ऑफ द एनुअल बजट इन परसुएंस टू आर्टिकल 113 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हाउ मेनी ग्रांट्स, ठीक है, डिमांड्स फॉर ग्रांट्स पूछ रहा है, कितने होंगे। नाउ अगर आप ये देखो तो इसको याद करना अगेन इट्स डिफिकल्ट कि इतना डिटेल में जाकर के याद करना कि कितने सारे ग्रांट्स प्रेजेंट किए जाते हैं। बट आप थोड़ा सोचो कि डिमांड्स ऑफ ग्रांट्स जो है वो हर साल बदलेंगे, क्योंकि हर साल की रिक्वायरमेंट अलग होगी बजट में, और इसके लिए उसके जो डिमांड्स होंगे वो भी बदलेंगे। सो एक्चुअली दिस नंबर इज नॉट फिक्स्ड। ठीक है, तो इसका आंसर है ई, नन ऑफ दीज, क्योंकि इसके जो नंबर है वो फिक्स नहीं है, वो चेंज होंगे हर साल अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी है कभी कभी जो ऐसे मिलेंगे क्वेश्चन जो आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकते हैं, एंड यू विल बी फोर्स टू थिंक कि क्या होगा। ठीक है, और फिर आपको लगेगा कि कैसा ही क्वेश्चन पूछ लिया, बट इफ यू यूज योर कॉमन सेंस यू विल कम टू नो कि इसमें दिस कैन नॉट बी फिक्स्ड, राइट। इसके लिए एक ऐसा एक वेरिएबल नंबर होगा जो हर साल अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पूछा जाएगा, प्रेजेंट किया जाएगा डिमांड्स, राइट। सो दिस इज 102 एंड आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट है, इन विच ईयर वाज द नेशनल एक्सटेंशन सर्विस लॉन्च्ड। अभी देखो ये 67th है, 68 में सेम टॉपिक पे क्वेश्चन था। ठीक है, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम के ऊपर क्वेश्चन था, और अगेन यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट नेशनल एक्सटेंशन सर्विस, राइट, इसके बारे में पूछा गया। नाउ जो कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो 1952 में लॉन्च किया जाता है, नेशनल एक्सटेंशन सर्विस 1953 में लॉन्च किया जाता है, राइट। सो दिस फ्यू डेट्स आर आल्सो इंपॉर्टेंट, क्योंकि स्टेट वाले एग्जाम्स में जो क्वेश्चन बनाते हैं उसमें डेट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, वो डेट्स पूछते हैं, ईयर पूछते हैं। ठीक है, दे आर वेरी मच इन लव विद फैक्ट्स। सो फैक्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे, अदरवाइज इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू स्कोर ए गुड मार्क, गुड स्कोर इन सच एग्जाम्स। ठीक है, सो आंसर इज ए, 1953। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। 103, this is 104, the members of a state legislative council यानी कि upper house in the state are not chosen by which of the following categories of persons। ठीक है, now this is important। ठीक है, और ये आपको याद भी होना चाहिए कि इनमें से कौन लोग हैं जो वहां पे पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, राइट, काउंसिल के मेंबर्स को इलेक्ट करने में, चूजिंग इलेक्शन भी कह सकते हैं, चूज कह सकते हैं, राइट। सो अब इसमें देखो कौन कौन से मेंबर ऑफ द लोकल बॉडीज, पंचायत, ये लोग तो हैं ही। ठीक है, जब उनको चूज किया जाता है, सो दीज गाइज आर देयर हु वोट, राइट। सो लोकल बॉडीज के मेंबर्स होंगे, टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स आर देयर। इंडस्ट्रियलिस्ट क्या करेंगे उसमें, इंडस्ट्रियलिस्ट कहीं से नहीं आते उसमें। ठीक है, अगर आपने एक बार भी लक्ष्मीकांत पढ़ा है तो आपको ये ध्यान आएगा कि उसमें टीचर्स एंड ग्रेजुएट्स तो है मेंशन, पर इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है। और थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाइए तो भी आपको समझ में आ जाना चाहिए कि इंडस्ट्रियलिस्ट शुड नॉट बी देयर इन द लिस्ट जो कि काउंसिल मेंबर्स को चूज करते हैं, जो उनके वोटिंग में आते हैं। ठीक है, नाउ दिस इज द पीपल हु एक्चुअली वोट। आर्टिकल 171 के अंदर इनकी इलेक्शन होती है, राइट। और इसमें जो लोग वोट करते हैं, मेंबर्स इलेक्टेड बाय लोकल बॉडीज, 1/3 वोटिंग होती है इनकी। ठीक है, 1/3 प्रोपोर्शन होता है उनका वोट का। मेंबर्स इलेक्टेड बाय ग्रेजुएट्स, अगेन 1/12। मेंबर्स इलेक्टेड बाय टीचर्स, 1/12। मेंबर्स इलेक्टेड बाय एमएलएस, 1/3। और मेंबर्स नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर, 1/6। ये टोटल काउंसिल का प्रोपोर्शन है, ठीक है, अपर हाउस का। सो इस तरीके से ये सारे लोग हैं जो उसमें आते हैं, चूज आई मीन उसके मेंबर्स बनते हैं। सो इंडस्ट्रियलिस्ट आर नॉट एक्चुअली द पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, सॉरी, अपर हाउस, नॉट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो आई थिंक दिस इज क्लियर कि यहाँ पे इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं होंगे, इंडस्ट्रियलिस्ट अपर काउंसिल के मेंबर नहीं होते। ठीक है, then comes next 105, the split system in the Indian administration relates to। now this is important, split system की बात की जा रही है, और ये थोड़ा सा नया है, क्योंकि मोस्टली नोट्स वगैरह में, बुक्स वगैरह में आप देखो तो ये चीज़ें मेंशन नहीं की जाती। सो स्प्लिट सिस्टम की बात हो रही है। स्प्लिट सिस्टम का मतलब क्या है कि पहले ऑडिट एंड अकाउंट ये दोनों एक साथ ही होते थे, ठीक है, सीएजी के पास। बाद में इसको अलग कर दिया गया कि क्योंकि इससे क्या है, जो लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वही ऑडिट कर रहे हैं,
तो इससे क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। जिसने अकाउंट मेंटेन किया है वो तो उसमें झोल कर सकता है, और अगर ऑडिट भी वही करे तो फिर उसमें उनको पकड़ेगा कौन। इसलिए ये दोनों अलग होना चाहिए, राइट। सो ये फिर अलग कर दिया गया, और इसी को कहते हैं स्प्लिट सिस्टम। सो ऑडिट एंड अकाउंट्स इसका राइट आंसर होगा। एंड उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं यहाँ पे। द स्प्लिट सिस्टम इन इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन रेफर्स टू द सेपरेशन ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग फंक्शन। ठीक है, ओरिजिनली अंडर ब्रिटिश इंडिया द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया यानी कि CAG हैंडल बोथ अकाउंट्स एंड ऑडिट्स। ठीक है, तो उससे क्या क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा, और कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का क्वेश्चन हो सकता है। ठीक है, जो लोग अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं वही ऑडिट भी कर रहे हैं, तो फिर क्या कौन पकड़ेगा उनको, अगर कहीं गलती है तो, कहीं लूप होल्स है, कौन पकड़ेगा उनको, राइट। सो लेटर रिफॉर्म्स आया, उसके बाद इनको अलग कर दिया गया। ठीक है, सो अभी अकाउंट्स जो है वो एग्जीक्यूटिव मेंटेन करता है, और ऑडिट जो है वो CAG करेगा। तो इससे अब सेपरेशन हो गया। नाउ CAG कैन मेंटेन द अकाउंट्स हेल्ड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को अकाउंटेबल भी रखा जा सकता है, और इससे अकाउंटेबिलिटी आएगी हमारे गवर्नेंस में, एंड दैट इज द रीजन ये इसका आंसर ए हो जाएगा, राइट। Then comes the next, which is 106. और यहाँ पे क्या है, which of the following is a parliamentary committee relating to delegation of power to make rules and regulations to the executive। ठीक है, अब now the question is कि जैसे ही पार्लियामेंट में कोई बिल पास होगा वो एक्ट बनेगा, पर दैट एक्ट इज नॉट पर्टिकुलरली अ लॉ। उसके ऊपर फिर उससे उसके प्रोविजंस पे, उस लॉ के प्रोविजंस के बेस पे लॉज बनाए जाएंगे। ठीक है, जो एप्लीकेबल होंगे इन द कंट्री। तो उसके लिए वो जो काम है वो एग्जीक्यूटिव का काम है। ठीक है, और उसको कहते हैं सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन। ठीक है, तो कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन ये काम करेगा। अब यहां पे देखो कि डेलीगेटेड लेजिस्लेशन का भी कमिटी का नाम दिया गया है, विच इज नॉट द रियल, मतलब जो ऑफिशियल नाम है वो ये नहीं है, सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन है। और यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे वर्ड डेलीगेशन यूज किया गया है, इसलिए यहाँ पे कमिटी ऑन डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जैसा फ्रेज यूज किया गया है, ताकि आपको फंसाया जा सके। सो डी इज नॉट द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कमिटी ऑन सबऑर्डिनेट लेजिस्लेशन, सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। और ये सारे क्वेश्चंस बहुत मुश्किल तो नहीं है अभी तक, पर 68 से मुझे थोड़ा सा तो लग रहा है डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस काफी रैंडम आ रहे हैं। आर्टिकल 300 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ। ठीक है, आर्टिकल 300। अब ये 300, आर्टिकल 300 याद रखना तो इट इज डिफिकल्ट है ना, कि इसमें क्या क्या आते हैं, क्या क्या चीजें हैं। पर बाकी आप देख सकते हो अटॉर्नी जनरल 76 में है, तो ये नहीं हो सकता। गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स ना आपको पता नहीं कि ये कहाँ पे मेंशन है। रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स ना आपको ये भी नहीं पता है कहाँ पे है। सो आर्टिकल 300 क्या है, एक्चुअली ये सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स पे है, बट लेट्स सी फ्यू डिटेल्स। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सू और बी सूड बाय इन द नेम ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और ये चीजें आर्टिकल 300 में मेंशन की गई है। ठीक है, सो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स जो है आर्टिकल 299 में है। अटॉर्नी जनरल जो है आर्टिकल 76 में है। रिस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड प्रैक्टिसेस आर्टिकल 302 में है। तो ये काफी क्लोज, सिर्फ अगर हम अटॉर्नी जनरल को छोड़ दें तो ये दोनों आर्टिकल्स काफी क्लोज हैं। आर्टिकल 299, 302 एंड आर्टिकल 300 के बारे में पूछा है। सो दिस क्वेश्चन वाज बिट डिफिकल्ट आई वुड से। ठीक है, सो सूट्स एंड प्रोसीडिंग्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो कभी कभी आते हैं थोड़े रैंडम क्वेश्चंस, पर बाकी सारे ठीक है। अब ये देखो, इजी अगेन, जुडिशियल प्रोसेस इन इंडिया इज बेस्ड ऑन। ठीक है, जुडिशियल प्रोसेस किस चीज पे बेस्ड है इंडिया में, तो कॉन्स्टिट्यूशन, ड्यू प्रोसेस ऑफ रूटीन लॉ, कन्वेंशंस। कन्वेंशन कैसे होगा, हमारे पास ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन है, तो कन्वेंशन जैसी चीज तो आनी ही नहीं चाहिए। देन द प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब यहाँ पे ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ है, एंड यहाँ पे प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है। देखो ये दोनों चीजें कॉन्स्टिट्यूशन, एक्चुअली दोनों चीजें, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ भी है, ड्यू प्रोसेस भी लॉ, यस, ये दोनों चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, लेकिन क्या इसी से हमारी जुडिशियल प्रोसेस चलती है? एग्जैक्टली नॉट, क्योंकि हमारी जो जुडिशियल प्रोसेस है वो चलती है कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिस पे। कॉन्स्टिट्यूशन से ही जुडिशरी काम करती है, उसी के बेसिस पे, उससे बाहर नहीं जाके काम करेंगे जुडिशरी। सो फॉर दैट रीजन ए हैज टू बी द राइट आंसर। और ये काफी इजी था, इसके लिए तो आई थिंक कॉमन सेंस यूज करो तो ये क्वेश्चन हो जाएगा। इट वॉज नॉट डिफिकल्ट, राइट। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट लोकायुक्त। अब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है अगेन। द फर्स्ट लोकायुक्त वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। किस स्टेट में सबसे पहले लोकायुक्त स्टैब्लिश किया गया था। नाउ ये जितने भी, अगर आपने प्रिपरेशन करी है और नोट्स वगैरह ठीक से पढ़ा है तो आपको पता होगा, दिस वाज महाराष्ट्र, जिसके अंदर लोकायुक्त फर्स्ट टाइम स्टैब्लिश किया जाता है। ठीक है, अब उसके बाद महाराष्ट्र के बाद फिर ओडिशा में आता है, देन अदर स्टेट्स फॉलोड इट। अभी देखो यहाँ पे फर्स्ट लोकायुक्त इन इंडिया वाज स्टैब्लिश्ड इन महाराष्ट्र इन 1971।
ठीक है, अंडर महाराष्ट्र लोकायुक्त एंड उपायुक्त एक्ट, लोकायुक्त, नॉट लोकायुक्त, लोकायुक्त एक्ट 1971। सुन आफ्टर ओडिशा ने भी इसको फॉलो किया 1971 में। ठीक है, लेकिन महाराष्ट्र को ही पहला माना जाता है, सो इसलिए महाराष्ट्र को पहला आ जाएगा। लोकपाल सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑडिट करता है, उसकी अकाउंटेबिलिटी को मेंटेन करता है। लोकायुक्त स्टेट लेवल पे काम करता है। सो आई थिंक दिस इज क्लियर। एंड ये टॉपिक जो है लोकायुक्त एंड लोकपाल, ये अगेन काफी इंपॉर्टेंट है। लोकपाल एंड लोकायुक्त, तो ये एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने नोट्स में प्रिपेयर कर सकते हैं, एक्स्ट्रा नोट बना सकते हैं इस पे। ये आपके लिए अगले एग्जाम में काम जरूर आएगा। ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस काफी ज्यादा हैं। इसको थोड़ा सा जूम इन करना पड़ेगा और थोड़ा सा, यस, ठीक है। देन नेक्स्ट, अब देखो ये क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट वाज हेल्ड बाय ए एस आनंद इन लेट 1990s। अब ये याद रखना तो लिटरली मुश्किल है। ठीक है, ए एस आनंद के बारे में पूछा है कि इन्होंने 1990s में कौन सा पोस्ट होल्ड किया था, राइट। एंड द ऑप्शंस आर सीएजी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीवीसी एंड अटॉर्नी जनरल। ये सारे पोस्ट, ये सारे नाम है, यानी कि ये सारे पोस्ट बताए जा रहे हैं कि इन्होंने होल्ड किया था या नहीं। ए एस आनंद वाज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड लेटर बिकेम द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया 1998 टू 2001। ठीक है, सो इसका मतलब है कि 1990s में ये कौन सा क्या बनेंगे, ये चीफ जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट जज बनेंगे। तो इसमें ऑप्शन है क्या, सुप्रीम कोर्ट जज? सुप्रीम कोर्ट जज नहीं है। सो सीएजी, ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, सेंट्रल, उन्होंने कभी ये सारे पोस्ट नहीं लिए हैं। सो ऑब्वियसली इनका जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सीएजी, सीवीसी, अटॉर्नी जनरल का पोस्ट उन्होंने कभी नहीं लिया। सो ऑब्वियसली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इसका आंसर होगा। पर ये क्वेश्चन करना इट वाज डिफिकल्ट, क्योंकि इतना तो याद करना बहुत मुश्किल है। इस लेवल की प्रिपरेशन की आपको हर रैंडम चीज़ याद हो जाए इज लिटिल डिफिकल्ट। ठीक है, नेक्स्ट है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द 15 फाइनेंस कमीशन। अब जब ये क्वेश्चन आया था उस समय 15 फाइनेंस कमीशन काफी न्यूज में था, इसलिए ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन नहीं है 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर। ठीक है, सो आप देखो कि 15 फाइनेंस कमीशन के मेंबर कौन है। So, आपको पता है कि इसके चेयरमैन, 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन वाज एनके सिंह, और मेंबर्स थे अजय नारायण झा, अशोक कुमार लाहिरी, रमेश चंद एंड अनूप सिंह। तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें कौन नहीं है, सुदीप्तो मुंडले। सो बी इज द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि बाकी सारे लोग तो हैं। कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जैसे फाइनेंस कमीशन हो गया, उसके कौन मेंबर हैं, कौन चेयरमैन है, आपको ये सारी चीजें तो पता होनी चाहिए, अदरवाइज डिफिकल्ट हो जाएगा एग्जाम में। ठीक है, सो दिस वाज 111, ये डेटा है यहाँ पे। 116, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का इसमें से मेंबर कौन नहीं है। ठीक है, द सेक्रेटरी ऑफ द नीति आयोग, द सेक्रेटरी ऑफ द प्लानिंग एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन मिनिस्ट्री, द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंस कमीशन। अब मुझे ये बताओ कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल बहुत पहले आ चुका है, नीति आयोग तो अभी आया है। उसमें उनका मेंबर क्या करने जाएगा, राइट। सो फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है, नीति आयोग, तो इसका आंसर ई हो जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेंबर हैं जो उसके पार्ट नहीं है। सो ऑब्वियसली ई इज द राइट आंसर। ठीक है, National Development Council was created in 1952 to strengthen coordination between union and state governments for planning. प्लानिंग कमीशन का पार्ट है ये। ठीक है, कंपोजिशन इंक्लूडेड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जो इसके चेयरमैन होते थे प्लानिंग कमीशन के। और एक चीज अक्सर पहले पूछा जाता था कि इज प्लानिंग कमीशन ए स्टैट्यूटरी बॉडी, अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या क्या है। सो इट वाज नॉट इधर, इट वाज नीदर ए स्टैट्यूटरी बॉडी नॉर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इट वाज एन एग्जीक्यूटिव ऑर्गन। ठीक है, एग्जीक्यूटिव बॉडी कह सकते हैं इसको। सो प्लानिंग, सॉरी, प्राइम मिनिस्टर वाज द चेयरमैन, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर इसके मेंबर होते थे, चीफ मिनिस्टर्स ऑफ ऑल स्टेट्स होते थे, एडमिनिस्ट्रेटर्स, गवर्नर्स वगैरह होते थे, मेंबर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन होते थे। इसमें ऑब्वियसली फाइनेंस कमीशन, सॉरी, फाइनेंस कमीशन के मेंबर तो नहीं होंगे, नीति आयोग वगैरह क्या करने जाएंगे, तो इसलिए ई इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आप अगेन कॉमन सेंस से आप कर सकते थे, इसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल तो नहीं होती। नेक्स्ट है कि मैच करना है, राइट। सरकारिया कमीशन, सी रंगराजन कमेटी एंड पारेख कमेटी, नरसिम्हन कमेटी, और यहाँ पे दिया है रिव्यू द मेथोडोलॉजी ऑफ मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंटर स्टेट। सरकारिया सेंटर स्टेट, ए का 3 कहीं पे है, एक ही जगह पे है। एक बार में आंसर आ गया, दिस इज ए। ठीक है, इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक इट वाज इजी, है ना, बहुत ज़्यादा मुश्किल है नहीं। बी का 1 हो गया, रंगराजन कमेटी, मेजरमेंट ऑफ पॉवर्टी, पारेख कमेटी, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग, नरसिम्हन कमेटी, रैंकिंग बैंकिंग सेक्टर।
ठीक है, सो दिस वाज प्रीटी इजी। वैसे देखने में लग सकता है, पर जैसे आपने सरकारिया कमीशन मैच किया, द आंसर इज हियर। ठीक है, सो अगेन दिस इज, पर अगर अगर फिर से आए ऐसे क्वेश्चंस, सो आपको ये सारी चीज़ें याद होनी चाहिए कि कौन किसके साथ कनेक्टेड है, कौन सी कमेटी किस चीज़ के लिए बनाई गई है, क्योंकि गवर्नेंस में तो ऑब्वियसली वो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, विथ रेफरेंस टू द फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। फाइनेंस कमीशन के ऊपर पूछा गया है, एंड फाइनेंस कमीशन के ऊपर एक पहले भी इसके हमने क्वेश्चन देखा, वहां पे भी मेंशन था। सो यहाँ पे क्या है, फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, फाइनेंस कमीशन इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, फाइनेंस कमीशन इज मेंशन अंडर आर्टिकल 280। ये दोनों एक साथ ही लिखे गए हैं, ठीक है, तो या तो इसमें से ये सही होगा या ये सही होगा, ठीक है, दोनों में से एक साथ दोनों तो सही हो नहीं सकते। सो स्टैट्यूटरी बॉडी क्या होती है, जो किसी लॉ से बनाई जाए, किसी एक्ट से बनाया जाए पार्लियामेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड अ स्टैट्यूटरी बॉडी। जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाई गई थी, या फिर कॉन्स्टिट्यूशन में बाद में मेंशन किया जाए, तो वो चीजें होती हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ठीक है, सो स्टैट्यूटरी बॉडी यानी कि किसी लॉ से बनाई जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, सो अगर आर्टिकल 280 में है तो ये नहीं हो सकता। पूछा क्या है इसमें, विच ऑफ द एक्सट्रीम्स आर करेक्ट, हमें सही ढूंढना है, तो ऑब्वियसली पहला गलत हो गया तो ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, दूसरा सही है तो या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है। अब थर्ड देखिए, द रिकमेंडेशन मेड बाय द फाइनेंस कमीशन आर ओनली एडवाइजरी इन नेचर, यस दैट इज ऑल्सो ट्रू, क्योंकि फाइनेंस कमीशन के जो रिकमेंडेशंस होते हैं वो बाइंडिंग नहीं होते, दे आर रिकमेंडेटरी। ठीक है, रिकमेंडिंग नेचर का होता है, सो दिस इज ट्रू। अब अगेन अगर ये सही हो गया तो चौथा गलत होना चाहिए, बट लेट्स सी, यहाँ पे दिया है 1950, बट फाइनेंस कमीशन फर्स्ट आया था 1951 में, और इसकी वजह से ये गलत हो जाएगा, एंड आपका आंसर हो जाएगा सी। डी गलत हो जाएगा, 3 4 तो वैसे नहीं होना है, और ये भी नहीं होना है, सो सी इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर देन। सही है, दिस वाज 119 140। व्हाट पोर्टफोलियो, राजेंद्र प्रसाद के ऊपर, क्योंकि बिहार का पेपर है, राजेंद्र डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के ऊपर क्वेश्चन ना हो ऐसा कैसे हो सकता है। ठीक है, सो इन्होंने ये इसमें पूछा जा रहा है कि इंटरिम गवर्नमेंट में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सा पोर्टफोलियो होल्ड किया था। ठीक है, फाइनेंस, डिफेंस, होम, फूड एंड एग्रीकल्चर। अब जितने भी लोग बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए दिस क्वेश्चन इज मस्ट, क्योंकि ये अभी पूछा गया 67th में, अब ये फिर से पूछा जाएगा, और आगे भी इसके पहले भी पूछा गया है, जो 69th या 70th में भी इस क्वेश्चन को देखा गया है, वहां पे भी ये क्वेश्चन था। सो ऐसे क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं, एंड दैट टेल्स यू एग्जैक्टली कि पीवाईक्यूज क्यों इंपॉर्टेंट है। जब पीवाईक्यू आप करते हैं तो आपको समझ में आता है कि ऐसे कौन से क्वेश्चन है जिसको आपको याद करना ही चाहिए, उसको आपको मेमोराइज कर लेना चाहिए, क्योंकि उसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा है दूसरे क्वेश्चन से। इसमें कुछ रैंडम क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं ऊपर, जो अगर आप भूल भी जाएं तो दैट्स ओके, क्योंकि वो क्वेश्चंस रिपीट होने के चांसेस कम है। पर ये क्वेश्चन जिसका आंसर आपको याद होना ही चाहिए वो रिपीट होगा ही होगा। एक्चुअली इंटरिम गवर्नमेंट में जिन्होंने भी जो भी पोर्टफोलियो होल्ड किया था वो तो पता होना ही चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू क्लियर द एग्जामिनेशन। ठीक है, नाउ सी, इसमें देखो तो जवाहरलाल नेहरू एक्सटर्नल अफेयर्स वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल, वल्लभ भाई पटेल ने होम मिनिस्टर लिया था, लियाकत अली खान के पास फाइनेंस मिनिस्ट्री थी, एंड डॉक्टर प्रसाद के पास फूड एंड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री था। ठीक है, पोर्टफोलियो कह सकते हैं उस समय के लिए, मिनिस्ट्री नहीं, क्योंकि सरकार बनी ही नहीं थी प्रॉपर्ली, तो मिनिस्ट्री कहना शायद सही नहीं होगा, पोर्टफोलियो कहते हैं इसको। ठीक है, इसलिए यहाँ पे पोर्टफोलियो लिखा जाता है। राइट, सो फूड एंड एग्रीकल्चर, एंड दिस इज आवर आंसर डी। ठीक है, ये सरदार पटेल के पास है, फाइनेंस लियाकत अली खान के पास है। ठीक है, सो दिस इज इट। अभी तक हमने देखा कि 67 के क्वेश्चन देखे हमने, एंड अराउंड 12 13 क्वेश्चंस थे यहाँ पे। राइट, इन क्वेश्चंस से आपको ये सीखने को मिलेगा कि कौन से क्वेश्चंस पे आपको फोकस करना है, कौन से क्वेश्चंस पे आपको ध्यान देना है, कौन से क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कम है, कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट ज़्यादा है। जब ये सारी चीज़ें आप करेंगे तो फिर आपकी तैयारी में एक नया रंग आएगा, और फिर आपका एग्जाम क्लियर होने के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। सो दिस इज इट, signing off and see you in the next video. Bye bye.